हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर मार्केट में खबरें हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से एक इसकी वर्टिकल डीमर्ज हो रही है जिसका नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। और यहाँ पर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ न्यूज़ करके सर्च करोगे देन एवरीवेयर यू विल सी दिस न्यूज़। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो इनका फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, जो बिजनेस है उसको ये डीमर्ज कर रहे हैं। और जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिलेंगे। और कितने शेयर्स मिलेंगे? 1 शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एवरी रिलायंस शेयर दे ऑन। तो एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जिनके पास शेयर्स हैं उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के भी शेयर्स मिलेंगे। अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो 100 शेयर्स ही हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मिल जाएंगे। इसकी डेट क्या है कि कब तक हमारे पास वो शेयर्स होने चाहिए? तो बेसिकली 20th जुलाई इज द रिकॉर्ड डेट। सो रिकॉर्ड डेट जब 20th जुलाई है तो हम ये बात करते हैं कि जिसके पास भी डीमेट अकाउंट में 20th जुलाई को शेयर्स होंगे उनको ये शेयर्स मिलेंगे। अब हम इसको बाय कब तक कर सकते हैं? हम इसको बाय कर सकते हैं 19 जुलाई तक, क्योंकि 19 जुलाई को अगर हम बाय करते हैं T+1 की सेटलमेंट है। सो टी मीन्स ट्रेड एंड प्लस 1 डे। सो 19 को हमने ट्रेड किया और प्लस 1 डे यानी कि 20 जुलाई को हमारे पास ये शेयर्स, अगर 19 जुलाई तक हम बाय करते हैं तो 20 जुलाई तक ये शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में होंगे। और जिनके पास भी 20 जुलाई को डीमेट अकाउंट में होंगे उनको ये शेयर्स मिलेंगे। अब क्या ये शेयर्स फ्री में मिलने वाले हैं? यस, इस चीज को फ्री में मिलना ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस पर्टिकुलर आर्म को बाहर निकाला जाएगा उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नीचे नहीं आएगा। सो दिस इज ए डीमर्जर। और डीमर्ज जब भी कोई यूनिट होती है तो जितनी अमाउंट बाहर निकलती है उतनी अमाउंट से ऑलमोस्ट शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर 180 रुपीज या 190 या 170 रुपीज का अगर लिस्ट होता है तो आप मानकर चलो इतनी ही अमाउंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज उस दिन नीचे आ जाएगा। तो जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्री में शेयर्स दे रहा है, फ्री में शेयर्स दे रहा है, इस पूरी दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। इवन अगर भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए तो आपको बैठ के चैंटिंग करनी पड़ेगी या दूसरों के साथ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में सिर्फ और सिर्फ शुरू के 3 4 5 साल जब तक हम बहुत छोटे होते हैं तो मम्मी पापा से हमें खाने को मिलता है। उसके बाद मम्मी पापा की भी हमसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब स्कूल में अच्छे नंबर लेकर दिखाना, तभी आपको खेलने की चीजें मिलेंगी और तभी आपको बाकी चीजें मिलेंगी। तो फ्री में कुछ है नहीं। यहाँ पर बोनस शेयर को लेकर या स्प्लिट को लेकर बहुत सारी इस तरह की बातें होती है कि ये फ्री में मिलने वाला है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, उतना ही यहाँ पर कम हो जाता है। इसको ऐसे मानकर चलो कि 500 रुपीज के हमने चेंज कराए और चेंज करा के हमें फिर ज्यादा नोट मिल गए, लेकिन जो ओवरऑल वैल्यू है उसकी वो सेम ही रही। अब बात ये आती है कि इसको अलग क्यों किया गया। देखो, मुकेश अंबानी जी के 3 बच्चे हैं। अब तीनों को ही आने वाले टाइम में उनका हिस्सा तो देना है। ऐसा तो कर नहीं सकते कि लगातार चीजें साथ में ही चलती रहे। लगातार साथ में चीजें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। आज तक चली, ये उस फैमिली की यूनिटी है और इस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे चीजों को अलग करना ही होता है। और यहाँ पर जब धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने भी उनका बिजनेस भी अलग हुआ, 2 भाइयों में बटा, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी में। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी को भी अपने शेयर्स को अलग अलग बांटना ही है इस पूरे जो कॉन्ग्लोमरेट है इनका। अब यहाँ पर जब ये अलग हो रहा है तो इसमें क्या बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है अभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से 20% शेयर प्राइस इसी वजह से ऊपर चला जाएगा या 10% इसी वजह से ऊपर चला जाएगा। और मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से जितना जाना था वो तो चला गया, आज 4% हो गया। तो 4% आज बढ़ा क्यों? क्योंकि काफी सारे लोगों को इस चीज का अच्छा फील फैक्टर है कि अलग से शेयर्स मिलेंगे। और न्यूज को देखकर जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यूज, तो इतने सारे थंबनेल आपको ऐसे मिलेंगे कि सब कुछ जैसे फ्री में बढ़ रहा है। फ्री में यहाँ कुछ नहीं बढ़ता और इसीलिए जनरल पब्लिक भी यहाँ पर बाय करती है। और कुछ पॉजिटिव न्यूज भी हैं जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस हैं या फिर फंड मैनेजर्स हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे में रीरेट होती हुई नजर आती है। रीरेट होती हुई क्यों नजर आती है? क्योंकि अलग अलग जो इनके वर्टिकल्स हैं अलग अलग लिस्ट होंगे
तो शायद कोई पर्टिकुलर वर्टिकल 50-60 के पी तक भी पहुंच सकता है, या फिर 30-40 के पी 40 के पी तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी जो ओवरऑल पूरी कंपनी का पी रेशियो है दैट इज 27 ओनली, 27.7। तो ऐसे में कुछ इंडस्ट्री, कुछ पर्टिकुलर बिजनेस का हाई पी हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि किसी भी यूनिट का, किसी भी बिजनेस का कम से कम 27 तो मिलेगा, कुछ का ज्यादा मिलेगा, कुछ का और ज्यादा मिलेगा। तो यहां से ओवरऑल जब सारी यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी तो कंबाइंड टुगेदर उनकी मार्केट वैल्यूएशन आज की टोटल मार्केट वैल्यूएशन से ज्यादा हो जाएगी, इट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइफर्केशन के बेस पर या डीमर्जर के बेस पर ये सारा मार्केट वैल्यूएशन काउंट करना इज नॉट ए गुड आइडिया। तो यहाँ पर अगर ये अलग अलग डीमर्ज नहीं होती तो क्या स्टॉक प्राइस बढ़ता रिलायंस इंडस्ट्रीज का? ऑफ कोर्स बढ़ता, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों बढ़ता मैं आपको बताता हूँ। राइट नाउ स्टॉक प्राइस इज कोटिंग एट द सेम लेवल जहां पर ये ट्रेड करता था अब से 2 इयर्स पहले, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर 21 में। राइट, अभी जुलाई 23 चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। अब जब 2 इयर्स हो गए हैं तो 2 इयर्स पहले स्टॉक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका नेट प्रॉफिट कितना था? इसका नेट प्रॉफिट था 53,000 करोड़ रुपीस। अभी नेट प्रॉफिट कितना है? 74,000 करोड़ रुपीस। सो 53 से 74 हो जाना, यानी कि ऑलमोस्ट 40% नेट प्रॉफिट बढ़ जाना और स्टॉक प्राइस का सेम लेवल पर रहना। तो अगर पीक परफॉर्मेंस मानी जाए तो 40% तो यहां से स्टॉक प्राइस ऐसे भी ऊपर जाना चाहिए, और वो जाता भी। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जाता, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो पिछले 2 ईयर से ऑलमोस्ट चले ही नहीं है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, चाहे यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक है, चाहे टीसीएस है, चाहे इन्फोसिस है। ऑल दीज मेजर बिग कंपनीज आर ट्रेडिंग इन द सेम रेंज फॉर लास्ट 2 इयर्स और नेट प्रॉफिट इन सबके बढ़े हैं। तो ऊपर तो वैसे भी जाना था, लेकिन ये एक ट्रिगर है, एक न्यूज है, एक इवेंट है, ये हो गया। तो ऐसे में कभी भी हमें कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। अगर हमें बाय करना है तो प्रॉपर कैलकुलेशन के बेस पर बाय करना चाहिए। ऐसा नहीं जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि यहाँ पर फ्री में कुछ मिलने वाला है तो हम लाइफ टाइम हाई के पास जाकर बाय कर लें। दैट इज नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। यहाँ पर सिर्फ न्यूज की वजह से बाय करना इज नॉट ए गुड आइडिया। अदरवाइज अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर रखना है, कैन आई बाय? ऑफ कोर्स वी कैन बाय, क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स में स्टॉक प्राइस ने बढ़ना ही है। यहाँ पर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड मार्केट लीडिंग कंपनी है, बहुत ज्यादा हाई पी नहीं है, तो यहाँ से ग्रोथ तो आनी है। लेकिन तो अभी बाय करना नहीं चाहिए तो क्या सेल करना चाहिए? देखो, हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बेस पर बाय करना चाहिए। अभी जैसे अगर आप देखो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी 2 मंथ्स बैक 24 अप्रैल 2023 को। तब प्राइस कितना था? तब प्राइस था 2358। और क्योंकि ये रेंज बाउंड चल रहा था इस तरीके से, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 2700 रुपीज जाएगा और 13-14% का यहाँ पर गेन नजर आएगा। अभी क्या हुआ? अभी ये एग्जैक्टली इसने सेम तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया और ये अच्छा खासा ऊपर भी चला गया। सो 24 अप्रैल को जब हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर प्राइस क्या था? उस टाइम पर प्राइस था हमारा, हमने जैसे देखा, एंड क्लोजिंग प्राइस वाज 2359। और कितने टाइम में कितने परसेंट इसने गेन दे दिया आज? हमें गेन मिल गया 16% का 77 डेज में। 2.5 मंथ्स में 16% का हमें गेन मिल गया बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी दैट वी हैड डिस्कस्ड ऑन दिस डे। अब उस टाइम पर जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे तब सबको विश्वास नहीं था कि ये प्राइस ऊपर भी जाएगा, स्टॉक ऊपर भी जाएगा। अभी जब ऊपर चला गया है तो जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है तब खरीदने की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद हम अपनी वर्किंग नहीं करते। सेकंड पॉइंट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूज इस तरह की आती हैं। थर्ड ये पॉइंट होता है कि हम न्यूज देखकर उन पर विश्वास करते हैं, अपनी वर्किंग नहीं करते, क्योंकि वर्किंग करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हम फालतू की चीजों में समटाइम्स बिजी हैं। विवेक भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि फालतू की चीजों में बिजी हो? तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, अगर हमारे पास अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करके, सेफली इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा पैसा कमाने के लिए वक्त नहीं है, तो हमारे पास वक्त है किस चीज के लिए? क्या 24 आवर्स में से हम 14 आवर्स ऑफिस में दे रहे हैं? क्या हमारे पास सैटरडे संडे नहीं है? क्या हमारे पास संडे नहीं है? क्या हमारे पास कोई भी वीकेंड नहीं मिलता जो हमें ऑफिस से फ्री रखे और हम 2 आवर्स 3 आवर्स चीजों को स्टडी कर सकें, एटलीस्ट टॉप 20 कंपनीज को? अगर उतना भी वक्त नहीं मिलता तो यहाँ पर न्यूज भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर वैसे ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको 3-4-5 आवर्स वीक में ना मिल सकें। अगर ऐसा कोई है और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिक्स डिपॉजिट सबसे अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है फिक्स डिपॉजिट कर लें, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दें।
दूसरों के सुनी सुनाई बातों पर नहीं करना चाहिए। मैं भी जितनी भी वीडियोस बनाता हूं, क्यों बनाता हूं? मैं इसीलिए बनाता हूं आप सीख सको, समझ सको। तो यहां पर जब बाय करने का टाइम होता है तब हम सेल करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज कुछ उल्टी चल रही होती है। और जब यहां पर प्रॉफिट बुक करने का टाइम होता है तब हम बाय करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज कुछ उल्टी चल रही होती है। जब भी जनरल पब्लिक ग्रीड में आएगी वो टाइम होगा प्रॉफिट बुक करने का, और जब भी जनरल पब्लिक फियर में आएगी वो टाइम होगा यहां पर बाय करने का। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनीज में एक रेंज बाउंड तरीके से पैसा कमाने का। तो जैसे हम बात करें कि अभी बाय करने का क्या चीज है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय नहीं करें विवेक भाई तो क्या बाय करें? जो स्टॉक प्राइसेस अभी नीचे डाउन है ना उनको बाय किया जाए। फॉर एग्जांपल टीसीएस अभी बहुत ज्यादा डाउन है, इन्फोसिस अभी बहुत ज्यादा डाउन है। अगर हम यहाँ पर टीसीएस और इन्फोसिस के एक बार चार्ट्स देखने लगे तो हमें क्या नजर आता है? एक बार लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है? अच्छा खासा नीचे है। अगर लाइफ टाइम हाई तक ये स्टॉक प्राइस जाता है तो कितने परसेंट का यहां पर पोटेंशियल गेन है? 23% का है। अगर हम इन्फोसिस की बात करने लगे, इन्फोसिस में अगर लाइफ टाइम हाई तक जाता है तो कितने परसेंट का यहां से गेन नजर आता है? यहां पर हमें अच्छा खासा 45% का, 46% का गेन नजर आता है। सो क्या विवेक भाई आप रिकमेंड कर रहे हो बाय या सेल करने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई हित नहीं है आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन देने का। लेकिन अभी जब अच्छी कंपनीज नीचे पड़ी हुई हैं वहां बाय करने की तरफ ध्यान नहीं है। जहां ऊपर चला गया वहां बाय करने की तरफ ध्यान है। क्या स्टॉक मार्केट में हाई बाय करके नीचे बेच के पैसा बनता है या नीचे बाय करके ऊपर जाकर पैसा बनता है? जो कंपनीज अभी डाउन है उनकी तरफ कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं होगी मीडिया में। उसका रीजन है, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इनमें अब बाइंग होती है, एक्यूमुलेशन होता है चुपचाप। अगर न्यूज आएगी स्टॉक प्राइस डाउन है तो नेगेटिव न्यूज आएगी जिससे रिटेल पब्लिक बेच सके और कुछ बड़े लोग यहां पर खरीद सकें। और जब स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा इन्फोसिस का और टीसीएस का, आप याद रखना इस बात को, जब इन्फोसिस और टीसीएस लाइफ टाइम हाई के आसपास होंगे ना, सपोर्टेड बाय सम गुड न्यूज जिसके बेस पर वो ऊपर चले जाएंगे, उस टाइम पर क्वेश्चंस आएंगे क्या अभी बाय कर लें इनको, क्या अभी बाय करना सही है? तो यहां समझदारी दिखाने की जरूरत है। अब पॉइंट आता है विवेक भाई अब ये तो बताओ करना क्या है? मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, आप खुद समझदार हो। 2 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप ध्यान से समझना मैं क्या चीज सजेस्ट कर रहा हूं यहां पर। जितना मर्जी अच्छा यहां पर बिजनेस हो, जितना मर्जी अच्छा यहां पर फाइनेंशियल हो, यहां पर टेक्निकल्स के बिना अगर हम बाय सेल करेंगे तो इस तरीके से काम करेंगे कि दिल्ली से हमने देहरादून जाना है लेकिन मैप नहीं है हमारे पास, कहां से पहुंचना है और कहां से जाना है, कहां से लेफ्ट है कहां से राइट है, कैसे कैसे जाना है। सिर्फ ये पता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन है। तो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन से शायद हम गुमराह हो जाएंगे, फाइनली शायद पहुंच जाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है। यहां पर अगर मैप लेकर चलेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। ये तो पता है देहरादून जाना है क्योंकि अच्छी सिटी है, कैपिटल है, रीजन है वहां पहुंचने का, रिलेटिव्स हैं, वहां फंक्शंस हैं, लेकिन मैप के बिना जाना सही है क्या? टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एक मैप की तरह से काम करते हैं कि हम जहां से चल रहे हैं वहां से क्यों चल रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं बीच का रास्ता क्या है और डायरेक्शंस क्या हैं। बिना टेक्निकल के काम करना किसी भी अच्छी कंपनीज में हमें हाई प्राइसेस पर चीजों को परचेज करा देता है, क्योंकि वहां पर न्यूज होती हैं हमसे अपोजिट वे में। यहाँ पर रिटेल पब्लिक हमेशा पैसा खोती है और वो इक्विटी में भी पैसा खोती है। क्यों खोती है? अच्छी कंपनीज में भी पैसा खोती है। क्यों? क्योंकि जब चीजें सस्ती होती हैं तब वो बैड न्यूज की वजह से डरे होते हैं, और जब चीजें महंगी हो जाती हैं तब अच्छी न्यूज के चलते वहां पर उसको हाई प्राइस पर बाय कर लेते हैं। फिर 3 महीने कुछ नहीं होता, 3 महीने कुछ नहीं होता, फिर वो लगता है कि यार ये तो बेकार शेयर है, इससे तो अच्छा किसी दूसरी कंपनी में पैसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सीखकर सोच समझकर तब यहाँ पर ट्रेडिंग करो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस बात को छोड़ दो, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन अगर फिर भी बात है कि क्या कर रहे हो, तो जब मैं अपनी किसी स्ट्रेटजी के बेस पर नीचे के लेवल पर बाय करता हूं और जब उसका टेक्निकल टारगेट हिट होता है ना, तो मैं फिर उसके बाद ये नहीं देखता कि ये और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मेरा टेक्निकल टारगेट हिट हुआ, मैं प्रॉफिट बुक करता हूं और दैट्स इट। अब यहां पर दोबारा कब बाय करना है, इसको एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनेगा तो दोबारा बाय करेंगे। लेकिन विवेक भाई अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाए बिना कोई चीज ऊपर चली गई तो क्या? तो कुछ नहीं, जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ऐसा थोड़ी है कि जितने भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे, जितने भी शेयर्स ऊपर जाएंगे, सारे के सारे हमारे पास होने चाहिए। अगर सपोज हमने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद ऊपर चला गया तो उसको नुकसान कहते हैं क्या? उसको कभी नुकसान नहीं कहते। ऐसे तो हर दुकानदार यही कहने लगेगा, मैं कोई आइटम 100 रुपीज का लेकर आया था, मेरा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि 20% में प्रॉफिट बुक करूंगा, यानी कि 20% बढ़े हुए प्राइस पर ग्राहक को बेचूंगा। 120 पर मैंने बेच दिया, उसके बाद दूसरा कोई ग्राहक आ गया, उसने कहा कि भैया मुझे ये आइटम चाहिए। हमने कहा हमारे पास तो नहीं है, कि मैं तो आपको 130 रुपीज दे देता, मैं तो 140 दे देता। तो हमें क्या ये लगना चाहिए कि हमारा नुकसान हो गया? हमारा नुकसान नहीं हुआ।
हमने जिस सिस्टम के बेस पर परचेज किया था, जिस सिस्टम के हिसाब से सेल किया था, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक किया है। और उस प्रॉफिट बुक किए हुए पैसे से, यानी कि प्रॉफिट से, और जो कैपिटल हमारी वापस आई, उससे हमने दूसरा आइटम रखा। अब दूसरा आइटम भी तो यहां पर कमा कर ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रिलायंस कमा कर देगा, बाकी कुछ कमा कर नहीं देगा। तो मेरा पर्पज आपको सिखाना है, आप समझदार हो। इस पूरी वीडियो को दोबारा से देखोगे ना, तो एग्जैक्टली फिर से समझ में आएगा। वैसे तो एक बार में समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप वीडियोस बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हो। आपको पता है कि विवेक भाई किस तरीके से बात करते हैं, किस टोन में करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे सिखाते हैं। सिखाने का तरीका आपको इंडिपेंडेंट बनाने का है, ना कि कोई राय देने का। लेकिन मैं क्या करता, वो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर मेरे कहने पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। मेरे कहने से यहाँ पर सीखना है। ट्रेड अपने हिसाब से लेना है, अपनी कन्विक्शन के हिसाब से लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, पर्पज आपके हैं, ऑब्जेक्टिव आपके हैं, प्रॉफिट आपका है, नुकसान भी आपका है। यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर चलेंगे। आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा यहाँ पर पर्पज आपको सिखाना है, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जानने वाले लोगों को सिखाओ, जिससे हमारा हिंदुस्तान एक अच्छा इन्वेस्टर बन सके, और अपने पैसों को खोने से बच सके, और लगातार एक सिस्टम के बेस पर मार्केट से पैसा कमा सके। यहाँ पर शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।